हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज बच्चों मैं आपके लिए क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 4 लेके आई हूँ। इसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना कैसे हुई, कहाँ से आया परमाणु, किसने इसको डिस्कवर किया था, किसने इसकी खोज की थी, वो सब है इसमें। ठीक है, आज मैं आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगी इस चैप्टर का। जो मेन कंसेप्ट है सिर्फ वही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए और इजीली भी समझ में आ जाए। और इसके पार्ट 2 में आपको आपके सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो आप पार्ट 2 में सॉल्यूशंस देख सकते हैं, जो कि आपका कल आ जाएगा। तो चलिए आज हम मेन जो हमारे कंसेप्ट हैं उनको पूरा करते हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। एटम माने क्या होता है? परमाणु, परमाणु की संरचना। ठीक है, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगे बेटा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच पाए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक का नाम है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। चार्ज मतलब आवेशित, कण, पार्टिकल कण, इन मैटर पदार्थों में आवेशित कण। क्या नाम है बेटा इसका? पदार्थों में आवेशित कण। ठीक है, आवेशित मैंने कल आपको बता दिए थे। चार्ज पार्टिकल कैसे होते हैं? जो प्लस माइनस होते हैं वो होते हैं चार्ज पार्टिकल। पिछली क्लास में आए थे आपके आयंस, ये आयंस ही होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। क्या होता है चार्ज पार्टिकल्स? एटम्स हैव 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। परमाणु के 3 उप परमाणुक कण होते हैं। परमाणु, ये जो है परमाणु है, इसके 3 उप परमाणु कण होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक राष्ट्रपति होता है, फिर एक उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, जैसे एक प्रधानमंत्री है, फिर उसके नीचे उप प्रधानमंत्री होता है। इसी तरीके से एक एटम है, उसके अंदर 3 एटम और हैं। उसके अंदर 3 एटम और हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन तीनों के बारे में पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे। ये कहाँ से आए, कैसे आए, किस पे कौन सा चार्ज है, किसका क्या काम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, दूसरा प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन मतलब पी से शुरू हो रहा है, पी के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तीसरा आता है न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स मतलब एन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/200 द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास मतलब बेटा द्रव्यमान। मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है, किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये बताने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन एटम के द्रव्यमान के 1/2000 गुना बराबर होता है। अब जब इतना सब कुछ होता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया जाता है? इलेक्ट्रॉन के मान को क्या मान लिया जाता है? नगण्य मान लिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्या मान लिया जाता है? नगण्य। चलिए, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, उसे हम क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं, बिल्कुल 0 मान लेते हैं। ठीक है, क्यों? जो भाई इतने 2000 गुना होता है तो फिर क्या फायदा है उसका, इतने वहां तक कौन जाएगा, तो उसको नगण्य मान लिया गया है। और मास ऑफ अ प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो किसके बराबर है? हाइड्रोजन एटम के द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, और जो जिसे हम 1 यूनिट बोलते हैं, 1 इकाई, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? 1 इकाई। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो भी हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर है, तो इसे भी 1 इकाई मान लिया है।
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का द्रव्यमान एक इकाई है जो कि हाइड्रोजन एटम के बराबर है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना मान लिया गया है? नगण्य। ठीक है, चलिए अब इन सब की खोज किस किस ने की? इन तीनों की खोज। पहला आता है हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? फिर वही प्रोटॉन की खोज किसने की? और फिर न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं और एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है। ये नहीं आप 9th क्लास में हो तो 9th में पूछेगा नहीं पूछेगा, 10th में पूछ सकता है, 11th में पूछ सकता है, 12th में भी पूछ सकता है, MCQs में पूछ सकता है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में जे थॉमसन एक वैज्ञानिक थे। तो इनका नाम क्या है? टॉमसन। ठीक है, जे टॉमसन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जे थॉमसन ने किसकी खोज की? नेगेटिव पार्टिकल्स की खोज की थी उन्होंने, जिसे क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। जिसे क्या नाम दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सन 1886 में गोल्डस्टीन है, ये क्या है वैज्ञानिक का नाम? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या किया था कि उन्होंने एक नए विकिरण की खोज की थी, नई रेडिएशन की खोज की थी। ठीक है, जिनका क्या चार्ज था? जिनका पॉजिटिव चार्ज था। और इन्होंने क्या नाम दिया था? कैनल रे। क्या नाम दिया था इन्होंने? कैनाल रे। कैनाल रे। ठीक है, गोल्डस्टीन ने एक नए विकिरण की खोज की थी, न्यू रेडिएशन की खोज की थी, जिन्होंने इसको क्या नाम दिया? कैनाल रे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो कैनाल रे थी ये कैसी थी? इन पे पॉजिटिव चार्ज था। फिर बाद में इस पे जब पता चला कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या नाम दे दिया गया? प्रोटॉन्स। इसको नाम दे दिया गया प्रोटॉन्स। नेक्स्ट 1932 में वैज्ञानिक थे चैडविक। ठीक है, जिन्होंने न्यूट्रॉन्स की खोज की थी। इन्होंने कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी देखे थे जिन पर कोई चार्ज नहीं है, तो उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो जे थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज देखा कुछ रे पर, जो रे होती है हमारी, उन्होंने देखा भाई कुछ भी नेगेटिव चार्ज है तो उन्होंने उसे नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव चार्ज देखा तो उन्होंने नाम दे दिया प्रोटॉन। और चैडविक ने जब कोई चार्ज नहीं देखा, उन्होंने देखा कि कुछ रे ऐसी भी हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं है, तो उन्होंने इसे क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन्स। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि किसकी खोज किसने की। देख लीजिए स्ट्रक्चर है ये एटम का कैसे बना हुआ है। देखो ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये हमारे क्या है? ये हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये क्या है? हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखो ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, इसमें कुछ प्रोटॉन मिलेंगे आपको और कुछ न्यूट्रॉन मिलेंगे। ये बिल्कुल बीच में होते हैं एटम्स के, और एटम्स के बिल्कुल बीच में है, ये बिल्कुल बीच में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, इन दोनों को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियस। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाहर ये जो चक्कर लगा रहे हैं, ये कौन है? माइनस चार्ज में, ये है इलेक्ट्रॉन आपके। ये आपके कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये पूरा एटम है, ये आपका पूरा क्या है? एटम। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था एटम कितना छोटा है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना छोटा है। अब सोचो जब ये खुद इतना छोटा है तो इसके ये इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने छोटे होंगे? कुछ सोच सकते हो आप? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, पता चल गया क्या है प्रोटॉन और क्या है न्यूट्रॉन। ये हमारा पूरा क्या है? न्यूक्लियस। इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस मतलब बिल्कुल बीच का हिस्सा, बिल्कुल बीच का हिस्सा। ठीक है, ये एटम का बिल्कुल बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं। और बेटा जिन बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए अब भाई स्ट्रक्चर तो हमने बता दिया इसका। ठीक है, मैंने पार्ट 3 में आपको डाल्टन ने बताया था
इसके बारे में, एटम के बारे में। पार्ट 3 में मैंने आपको पढ़ा था ना, डाल्टन ने बताया था इसके बारे में। उन्होंने क्या बताया था कि उनके अनुसार क्या परमाणु परमाणु क्या है, अविभाज्य है। एक जगह ऐसी आती है जहां वो अविभाज्य हो जाता है और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर इन्होंने 2-3 कणों को पा लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्होंने ये खोज कर दी भाई अब। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज कर दी थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। तो इससे जो डाल्टन थे हमारे, वो गलत साबित हो गए। ठीक है, अब इस परमाणु को और समझने के लिए, इस एटम को और समझने के लिए जो नए नए वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट किए, नए नए तरीके के उन्होंने प्रैक्टिकल किए कि भाई और क्या क्या हो सकता है इसमें अंदर, और क्या क्या है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, थॉमसन। क्या नाम था उनका? टॉमसन। उसको हिंदी में टॉमसन लिखते हैं, टॉमसन। ठीक है, टॉमसन, जिन्होंने सबसे पहले, ये वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने इसका मॉडल प्रस्तुत किया था कि मतलब हम इसको किस नजरिए से देख सकते हैं। देखिए इन्होंने किस नजरिए से देखा, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, टॉमसन का परमाणु मॉडल, टॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है टॉमसन का परमाणु मॉडल। अकॉर्डिंग टू टॉमसन के अनुसार, एन एटम इज सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग। मतलब कि इनके अनुसार क्या है, ये क्रिसमस केक की तरह था। क्रिसमस केक कैसे? द पुडिंग हैज़ पॉजिटिव चार्ज। ये जो इसके चारों तरफ है, जो केक का गोला होता है हमारे, ये क्या है, इन्होंने बोला कि एक पुडिंग जो हेड है ना, इसका ये पॉजिटिव चार्ज है। ये जो है, जो इसके अंदर, ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है सब। और एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, जो किसकी तरह है, लाइक पल्म्स ऑन द पुडिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह है। ये जो इसमें सूखे मेवे लगे रहते हैं ना, ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन बता रहा है इनको। ठीक है, ही प्रपोज्ड दैट, इन्होंने क्या प्रस्तावित किया था, इन्होंने बताया था, इन्होंने 2 बातें कही थी। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है। परमाणु क्या है, जो हमारा एटम है वो एक धनावेशित गोले का बना होता है, प्लस चार्ज का बना होता है चारों तरफ से। उसके अंदर भी सब प्लस प्लस ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं भीतर। जैसे कि इन्होंने एक तरबूज का भी वो दिया था एक्सपेरिमेंट। जैसे ये तरबूज होता है, हम इसको काटते हैं तरबूज को, तो यहाँ पे ये जो लाल लाल होता है, ऐसे जो लाल लाल होता है, इसमें कुछ है ना खाने जिसे हम खाते हैं, वो क्या है, वो तो आपका प्रोटॉन है। ठीक है, और इसमें कुछ ब्लैक ब्लैक भी होते हैं, दाने से ऐसे बीज होते हैं, ये क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इन्होंने ये भी बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली नेचुरल। इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इन्होंने क्या कहा था, ये न्यूट्रल है। जो हमारे विद्युतीय रूप है वो क्या है, उदासीन है इसका। ठीक है, जो टॉमसन थे हमारे, उन्होंने ये दिया था, ये स्ट्रक्चर दिए थे हमारे। एक तो ये केक के बेस पे दिया था, और एक तरबूज के बेस पे दिया था इन्होंने। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे वैज्ञानिक हमारे, रदरफोर्ड। इन तीनों चारों वैज्ञानिकों को जो मैं पढ़ाऊंगी बेटा, उनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कि हमारे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ये भी एक वैज्ञानिक थे जो कि टॉमसन के बाद में आए थे। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या कहा है, इनका पढ़ लीजिए, रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड allowed a beam of fast moving alpha particles having positive charge to fall on a thin gold foil. He observed that. इन्होंने क्या कहा था, ये जो इसके अल्फा कण हैं, इन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड ने अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग एल्फा पार्टिकल्स, कुछ एल्फा पार्टिकल्स थे जो कि काफ़ी तेजी से
इन्होंने जाने दिए, उन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड, एक इनके पास क्या थी, एक सोने की पन्नी ली इन्होंने, इतनी पतली पन्नी थी ये कि 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी ये पन्नी। अब 1000 परमाणु आप सोच सकते हो कितने होंगे, बहुत ही पतले होते हैं क्योंकि परमाणु तो बहुत छोटा होता है। तो उन्होंने 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी एक पन्नी ली जो कि कैसी थी, सोने की पन्नी थी। तो इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया, तेज गति से चल रहे एल्फा कणों को, जो तेज गति से चल रहे एल्फा कणों को उस सोने की पन्नी पर टकराया, पतली सोने की पन्नी पर टकराया। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मोस्टली मतलब ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण क्या था, सोने की पन्नी में से सीधे निकल गए बाहर की तरफ, सीधे निकल गए। देखिए जैसे कौन कौन से निकल गए, मैं आपको ऊपर करके बता देती हूँ। देखो जैसे कि ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया, इस तरीके से, है ना। फिर दूसरा, सम ऑफ द एल्फा पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंजल्स। कुछ एल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए। क्या था, कुछ जैसे ही टकराए ना इनसे पन्नियों से, इसमें जो भीतर कुछ होगा भाई, प्लस माइनस चार्ज था, बताया था ना आपको, इनके भीतर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। टकरा गया इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन से किसी से, तो वो तिरछा होके चला गया ऐसे, कुछ ऐसे चला गया, कुछ ऐसे चला गया, तो थोड़े बहुत गए थे ऐसे। बट वेरी फ्यू एल्फा पार्टिकल्स अपेयर टू रिबाउंड, लेकिन बहुत ही कम, मतलब कि आप मान लो कि 12,000 कण में से एक कण वापस आ गया, एक कण क्या हुआ, रिवर्स हो गया, वापस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि वो इसके न्यूक्लियस से टकरा गया। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस से टकरा गया इसलिए वापस आ गया। तो फिर इनका क्या कहना था रदरफोर्ड का, इन्होंने फिर अपना एक्सपेरिमेंट बताया भाई कि मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, तो उसका क्या कंक्लूजन निकला, उसका क्या निष्कर्षण निकला, उसका क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष बताया इन्होंने फिर अपने एल्फा पार्टिकल्स का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, ये जो एटम है इसके अंदर काफ़ी जगह खाली है, इसके अंदर काफ़ी जगह खाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, क्योंकि तभी तो जो मैंने स्ट्रेट लाइन की थी, मतलब काफ़ी एल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल गए थे सीधे। नेक्स्ट, द एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस है, बहुत ही छोटा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, उसे ऐसा क्यों लगा, क्योंकि बिकॉज सम ऑफ एल्फा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज वर स्लाइटली डिफेक्टेड बाय स्मॉल एंजल्स, क्योंकि कुछ एल्फा कण पन्नी के द्वारा विक्षेपित हो गए थे, इधर उधर चले गए थे, जैसे सीधा जाने की वजह इधर चला गया, इधर चला गया, इस तरीके से। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, कंपेयर करें किसके साइज के साथ, एटम के साइज के साथ। जो इसका न्यूक्लियस का साइज है, अब जब एटम ही इतना छोटा है तो सोचो इसका न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा था। क्यों, क्योंकि वेरी फ्यू एल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि जो कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे थे, मतलब कि 12, अभी मैंने बताया ना 12,000 समथिंग, 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि रिवर्स होके वापस आ गया। ठीक है, चलिए, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड का मॉडल देखते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल, एन एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इज सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। ये क्या कह रहा है, देखो, एन एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, परमाणु का केंद्र वो कैसा होता है, धनावेशित होता है, कैसा होता है, धनावेशित, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस, एक परमाणु लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कितना किस में होता है, नाभिक में। जैसे ये परमाणु है, इसका जो द्रव्यमान होगा ना वो किस में होगा, नाभिक में होगा। ठीक है, उसका द्रव्यमान काय में होगा, नाभिक में।
ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुला मार्ग में चक्कर लगाते हैं। वर्तुला मार्ग मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, ठीक है। ये सब रदरफोर्ड ने ही कहा था। अब हम आपको रदरफोर्ड का मॉडल भी दिखा देते हैं जिसके बारे में इन्होंने कुछ कहा है। इसकी कुछ कमियां थी रदरफोर्ड के मॉडल की। एनी पार्टिकल्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सीलरेशन द चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। इसने क्या कहा है कि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित हो जाएगा। कोई भी जो पार्टिकल होगा, कोई भी जो आवेशित कण होगा, जो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कुछ भी हो, जो आवेशित कण होगा वो गोलाकार कक्ष में त्वरित हो जाएगा। न वैसे घूमता रहेगा, बैठेगा नहीं, स्थिर नहीं होगा वो। तो त्वरण के दौरान क्या होगा इसमें, ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा, ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा। इस प्रकार द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से जाके टकरा जाएगा। एंड द एटम वुड बी अनस्टेबल। क्या हो जाएगा तब, परमाणु अस्थिर हो जाएगा। वी नो दैट, और जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थिर होता है। तो ये इनकी बात में डिफेक्ट था कि मतलब कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखाया था, देखो ये नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, इन्होंने ये न्यूक्लियस बताया था इन्होंने। जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, फिर ये जाके यहाँ पे टकरा जाएगा उससे। लेकिन ऐसा नहीं था, और वैज्ञानिक आए तब उन्होंने और खोज की, फिर आए बोहर मॉडल। ये क्या है, बोर मॉडल। इन वैज्ञानिक का नाम क्या था, बोर। इन्होंने फिर अपना एक मॉडल दिया। ये भी एक नए वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बोर मॉडल, ठीक है। इनको पढ़ते हैं अब। ये इन्होंने क्या कहा था, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, इनके बारे में पढ़ लीजिए। एन एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज। इन्होंने क्या कहा था भाई, पॉजिटिवली चार्ज तो सबको ही पता है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस and its center and most of the mass of the atom in the nucleus। बीच में जो न्यूक्लियस होता है ना, ये जो न्यूक्लियस है वो प्लस चार्ज होता है, वो तो इन्होंने सब नहीं बता दिया था, ठीक है। एंड इट्स सेंटर, बीच में बिल्कुल जो न्यूक्लियस होता है ना उस पर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। परमाणु का द्रव्यमान न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये वाली लाइन हमारी रदरफोर्ड ने भी बताई थी कि जो ये जो न्यूक्लियस होता है इस पर प्लस चार्ज होता है और सारा जो द्रव्यमान होता है वो इसके अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर। ये एटम है, ये एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इसी के अंदर द्रव्यमान होता है सारा, ठीक है। दूसरी लाइन, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेशल ऑर्बिट कॉल्ड डिस्क्रिएट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ये बात किसी ने नहीं बताई थी, इन्होंने फिर खोज की थी जब बोर्ड ने, तब इन्होंने पता लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो केवल कुछ ही कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की हम क्या कहते हैं, विविक्त कक्षा कहते हैं, ठीक है। दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड शेल और एनर्जी लेवल्स। उन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, उन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, उन कक्षाओं को या कोशों को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, ऊर्जा स्तर। एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। उन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम किसके द्वारा दिखाई जाती हैं, या तो KLMN के द्वारा या फिर नंबर के द्वारा, तो 1 2 3 नंबर के द्वारा दिखा सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट ऐसे पढ़ लीजिए, वाइल रिवॉल्विंग इन दिस डिस्क्रिएट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये शेल है, ये हमारा क्या है, ये मेरा पूरा, ये हमारा एटम है। इस एटम के अंदर जो सबसे छोटा है ये प्लस, ये क्या है बेटा आपका,
ये आपको बताया था न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जो कि हमारा न्यूक्लियस कहलाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया बोर ने कि इसके बाद इसमें 4 कक्षाएं होती हैं, उसे हम एक बोल सकते हैं या के, या तो 2 या एल, या तो 3 या एम, या तो 4 या एन। के एल एम एन, ये हमारी पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है। पहली कक्षा को के कहते हैं, दूसरी कक्षा को एल कहते हैं, तीसरी कक्षा को एम कहते हैं और चौथी कक्षा को एन कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कक्षा शेल, के शेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। इन्होंने ये फाइनल कर दिया था कि इसमें 4 शेल हैं, ठीक है, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन है। इनमें चारों शेल में क्या है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। फिर इलेक्ट्रॉन कैसे होता है हमारा माइनस। लेकिन अब कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी तो पता होना चाहिए। अब वो हम आगे बताएंगे आपको कि कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ये इसने बताया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। क्या बोला इसने, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित करते हैं। भाई कैसे करेंगे वितरित, देखो इनका भी इन्होंने एक रूल निकाला था। The distribution of electron in the different shell was suggested by Bohr and Bury। 2 वैज्ञानिक थे, एक तो यही थे हमारे बोर और एक थे हमारे बरी। इनका नाम क्या था, बोर और बरी। ये 2 वैज्ञानिक थे। बोर ने तो इनका मॉडल वगैरह दे दिया था। फिर दूसरे वैज्ञानिक एक और आए, बोर और बरी, ये 2 वैज्ञानिक हो गए। अब इन दोनों ने क्या किया कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्होंने ये बताया। द फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने क्या किया, कुछ नियम प्रस्तुत किए। जैसे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। कितने मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं, कौन से उसमें कोश में, कौन सी सेल में कितने ज्यादा नंबर आ सकते हैं, वो इन्होंने इस फॉर्मूले से डिसाइड किया, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर और n क्या था हमारा, नंबर ऑफ द शेल, उस कोश के नंबर थे। ठीक है, जैसे कि देखो आपने फर्स्ट सेल देखी थी, उसका नाम क्या था के, उसमें कितने नंबर थे, 1, उसका नंबर क्या था 1। अब जैसे 2n स्क्वायर से हम इसको निकालें तो 2 गुणा n बराबर हम क्या रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर, तो 2 गुणा 1 गुणा 1 तो 2 इलेक्ट्रॉन। जो पहली के वाली शेल थी उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, सिर्फ 2। दूसरी आती है हमारी एल शेल, उसमें हम वो कितनी थी हमारी, 2 नंबर वाली थी, तो इसमें हमने 2 का स्क्वायर कर दिया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाली में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मोस्टली 8, उससे ज़्यादा नहीं। फिर थर्ड सेल आती है आपकी एम, जिसका नंबर था हमारा, तीसरी सेल थी वो, तो उस तीसरी सेल में आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 9 9 दूनी 18, उसमें आप कितने शेल भर सकते हैं, 18। ठीक है, नेक्स्ट हमारी फोर्थ सेल जिसे हमने एन कहा था, फोर्थ सेल, तो 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन, और चौथी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्होंने ये कहा है। अब आगे आपको समझ में कौन सी सेल में कितने हैं। जैसे आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो पहली वाली में 2 भरे, अब भाई 2 से ज़्यादा तो इसमें आएंगे नहीं, तो फिर एक और शेल बना लो, और जो बच्चे कुछ हैं उन्हें उसमें भर दो। अगर इसमें भी नहीं आ रहे तो फिर बच्चे कुछ इसमें भर दो, और इसमें भी नहीं आ रहे तो फिर बच्चे कुछ इसमें भर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन आउटर मोस्ट सेल इज 8। देखिए सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 8। जो जैसे कि ये है और फिर इसके बाहर ये है, तो आप इसमें भर लीजिए। फिर जब इसमें आप भरेंगे तो इसमें सिर्फ आप 8 ही भरेंगे। इसके बाद जो आप एक और लेंगे तब इसमें आप ज़्यादा भर सकते हैं। जैसे आपकी पहली शेल में 2 हैं, दूसरी में 8 हैं, तीसरी में 18 हैं। लेकिन अगर तीसरी शेल के बाद आपकी चौथी शेल नहीं है तो आप इसमें सिर्फ 8 ही भर सकते हैं। फिर चौथी शेल में भरेंगे, उसके बाद आप इसमें 18 भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फिल्ड इन अ शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि मतलब पहली वाली कक्षा को आप पूरी तरीके से नहीं भर लेंगे। पहले आप पहली वाली को भरिए, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा। ठीक है, ये नहीं है कि पहली में 1 भर दिया, दूसरे में 2 भर दिए और आगे चलते जा रहे हैं। नहीं, पहली में पहले 2 भरो, क्योंकि पहली में 2 भरना जरूरी है, दूसरी में 8 भरना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ दिखाया है आपके लिए, लेके आई हूँ। ये क्या है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1।
क्या होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। तो आप इसमें कितने, ये जैसे आपकी शेल है, आप इसमें कितने हाइड्रोजन कितने भरोगे इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हाइड्रोजन का। अब जैसे हीलियम, हीलियम में कितने होते हैं 2, तो आपने 2 भर दिए। अब आता है हमारा लिथियम। अब लिथियम में, लिथियम का होता है 3। अब इसमें 2 तो हो गए, अब भाई आप एक उसमें 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, फिर आपको दूसरी शेल लेनी पड़ेगी, तो तीसरा आपने इसमें डाल दिया। फिर आता है 4b बोरोन। बोरोन में कितने होते हैं 4, तो आपने 2 इसमें 2 इसमें बाहर वाली में। फिर आता है सॉरी बेरिलियम। फिर आता है 5b बोरोन 5। अब इसमें 5, 2 तो ये रहे और 3 यहाँ कर दो 5। फिर 6c कार्बन। कार्बन में कितने होते हैं 6, तो 2 यहाँ पे हैं और 4 बाहर कर दो, ठीक है। ऐसी नाइट्रोजन में कर दो 7, फिर ऑक्सीजन में कर दो 8, ठीक है। ऑक्सीजन तक क्या होता है कि आपके ऑक्सीजन ये 2 शेलों के बाद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 2 तो इसमें हो गए और इसमें हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, तो 8, 2 इसमें 8 इसमें। अब जब फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को आप क्या करोगे 2 3 4 5 6 7 8। अभी कहाँ भी तो इसमें 6 ही हुए हैं, फ्लोरीन और नियोन। नियोन क्या होता है 10। 10 तक आपका ये 2 शेल ही चलेंगी, क्यों 2 इसमें आ जाएंगे और 8 इसमें आ जाएंगे, तो 10। लेकिन जब 11Na आता है तो उसके बाद आपकी तीसरी शेल आ जाती है, फिर तीसरी शेल में भरना चालू कर दो, फिर ये भी खत्म हो जाए, फिर चौथी शेल में भरना चालू कर दो। इसी प्रकार भरते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, देखो आपने, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन में 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें 1। हीलियम का कितना है 2, तो 2। लिथियम के 3 है, तो 2 इसमें 1 इसमें। फिर बेरिलियम का 4 है, तो 2 इसमें 2 इसमें। इसी प्रकार से नीचे तक देखो, क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है 17, तो 2 इसमें 2 और 8 10 और 7 इस वाली में। अब जब यहाँ भी 8 हो जाते पूरे, तो फिर अगली वाली में देख लेते, है ना। चलिए अब आते हैं हम वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, मैंने कल इसका थोड़ा सा बताया था आपको पिछले वाले चैप्टर में। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है संयोजकता। क्या होती है संयोजकता, पता है किसी को? देखिए, किसी तत्व की संयोजन शक्ति, कोई भी तत्व है, एलिमेंट है, उसकी जो संयोजन शक्ति होती है, उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैलेंसी कहते हैं, उसे हम संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, ठीक है। देखिए, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता को, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। यदि, अभी देखिए इसमें कुछ समझाया गया है कि कैसे भरते हैं उनको इलेक्ट्रॉन, उनको ये जो उसकी कोश हैं, शेल्स हैं। इफ एन एटम आउटर मोस्ट सेल, यदि तत्वों के परमाणुओं का ये जो है बाह्यतम कक्ष है, तत्वों के परमाणुओं का बाहरतम कक्ष आपका भरा है, ठीक है, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा है, तो दे आर इनर्ट एंड लीस्ट रिएक्टिव। तो वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं, वो सक्रिय होते हैं। इनर्ट माने सक्रिय, एंड एटलीस्ट रिएक्टिव, क्या हो जाते हैं वो, फिर रिएक्टिव नहीं होते हैं। एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0। उनकी संयोजकता कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। फिर जब भी पूरा भरी गया वो, तब वो और ज़्यादा भर के अपने आप को करेगा ही क्या, क्योंकि उसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी ही है, फिर वो खत्म हो गया, अब वो और नहीं भरेगा आगे। ऑफ द इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे, हीलियम है, आर्गन है, जिनॉन है, ये सब हमारी अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें में हमने हीलियम ले लिया, उसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एंड द एटम और अदर एलिमेंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। और अन्य में आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, और किसी में 8 होते हैं, जो और होती हैं बाकी। एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल इज हैविंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन एंड आर स्टेबल। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को क्या माना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अष्टक। क्या कहते हैं उसे हम, अष्टक।
जो सबसे भारी कक्षा होती है 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे भारी कक्षक को क्या माना जाता है, उनको अष्टक माना जाते हैं, जो कि स्थिर होते हैं। ठीक है, जब पूरे भर जाएंगे तो वो स्थिर ही हो जाएंगे। ठीक है, इफ एन एटम आउटर मोस्ट सेल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, अगर वो कंप्लीटली फिल नहीं है तो वो कैसी है, स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, मतलब वो अभी और चाहती है कि मुझे और दे दो या मुझसे ले लो। इट विल ट्राई, वो ट्राई करती रहती है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, या कोई मुझसे गेन कर ले, या मैं किसी से गेन कर लूँ, या फिर कोई मेरे साथ शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन को। ठीक से, जिससे कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मतलब मेरा जो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, जो मेरा अष्टक है, वो मेरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन lose, gain or share by an atom to attain octet configuration is the combining capacity or valency of the element। जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा या स्थानांतरण करेगा, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता होगी। मतलब कि वो कितने दे रहा है, कितने ले रहा है, या कितने शेयर कर रहा है, वो सब क्या होगा, जो देना लेना शेयर करना है ना, ये सब क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है, ये सब संयोजकता शक्ति है, या फिर मतलब उसे आप संयोजकता कह सकते हैं। ये क्या है, ये संयोजकता है तत्व की। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम का क्या है, उदाहरण के लिए, क्या एग्जाम्पल के लिए, हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणुओं में बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन सब के परमाणु में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो देयर वैलेंसी इज 1, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या है, 1। मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो उसकी वैलेंसी 2 है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसकी वैलेंसी 3 है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उसकी वैलेंसी 4 है। कैसे, मैंने पिछली कक्षा में आपको बता दिए थे वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसका वो, क्योंकि वो स्टेबल है, सो इट्स वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसकी वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसकी वैलेंसी 3 है। ठीक है, जो जितने ले रहा है, दे रहा है या शेयर कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, और कल मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा, लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि दूसरे लोग भी मेरी वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मतलब अणु, परमाणु। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में, ये जो आप एटम ले लो, एलिमेंट ले लो, तत्व के, अणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ये जो एक तत्व है, पहले हमारा एक एलिमेंट है, मानो Fe ले लिया, इसका एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उस प्रोटॉन, तो वो जो प्रोटॉन है उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा कि प्रोटॉन का कितना नंबर है, तो वो नंबर हमें पता चलता है एटॉमिक नंबर से। जितना इसका एटॉमिक नंबर है वही उसका प्रोटॉन नंबर है। आया समझ में, जैसे ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे हम Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे, Z से। Z इसका सिंबल है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 1। हीलियम के अंदर कितना एटॉमिक नंबर होता है, 2, तो उसके प्रोटॉन कितने हैं, 2। लिथियम के अंदर, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, तो उसके प्रोटॉन कितने हैं, 3। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, तो इसके प्रोटॉन कितने हैं, 8। आगे समझ में, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये दोनों बराबर बराबर होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मास नंबर। मास नंबर मतलब, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या।
क्या है बेटा, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? मैंने आपको एटॉमिक मास निकालना बताया था। सेम उसी तरीके से आप ये मास नंबर निकालते हैं। अगर आपको एटॉमिक मास निकालना नहीं आता है तो मेरी पिछली क्लास से जाके पहले आप एटॉमिक मास देख लीजिए कैसे निकाला है, क्योंकि जब तक आपको एटॉमिक मास नहीं पता होगा तब तक आप मास नंबर नहीं निकाल सकते। ठीक है, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। देखिए क्या कह रहा है, किसका मास नंबर है? तत्वों का। तत्वों का मास नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनको जोड़कर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को जोड़कर आप क्या निकाल सकते हैं? मास नंबर। ठीक है, ए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू ए। अब देखो कार्बन है, कार्बन का मास नंबर क्या है? 12। अब ये मास नंबर कैसे है? मैंने आपको पिछली कक्षा में एटॉमिक मास निकालना बताया था, ना। तो देखिए मैंने एटॉमिक मास कैसे निकाला था, जैसे कि सम है तो सम में क्या करते हैं, आपकी जो एटॉमिक नंबर है उसका गुणा कर देते हैं 2 से, लेकिन जो विषम होते हैं और उसमें +1 भी कर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी थे, पूरा देख लेना, फिर बाद में बोलते हैं कि मैम ने गलत करा दिया। अब देखो कार्बन, कार्बन का क्या है? 6C कार्बन, तो इसमें सम है ये 6, तो इसमें 2 की गुणा कर दो, 6 दूनी 12, कितने हो गए? 12। तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अगर किसी में जैसे 27 है, इसमें एल्यूमिनियम में क्या होता है 27 है, तो इसमें 13 इधर होंगे प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन हमेशा ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही सल्फर का मास नंबर क्या है? 32, तो उसका क्या? 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, जैसे कि जेड। जेड अब मैंने भी आपको बताया था क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, और ए क्या है? मास नंबर, और ये जो एक्स क्या है? ये एलिमेंट का सिंबल है। अगर हम कुछ चीज़ लिखते हैं जैसे ये 1H हाइड्रोजन, ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है, ये हाइड्रोजन है, और इसका द्रव्यमान हम लिखते हैं यहाँ पे, मान लो इसका द्रव्यमान 2 है, 3 है या 1 है। हाइड्रोजन के 3 द्रव्यमान होते हैं, वो देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे होते हैं। ये है एक टॉपिक आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक हिंदी में कुछ समझ में आ रहा है? सम समान है, स्थानिक जिनका स्थान समान है वो आपके क्या होते हैं? आइसोटॉप्स। वो आपके क्या होते हैं? समस्थानिक जिनके स्थान समान हैं। आइसोटॉप्स आर एटम्स सेम एलिमेंट, मैंने कहा था ना, एंड सेम एटॉमिक नंबर, जिनके स्थान सेम है, जिनका एटॉमिक नंबर और एलिमेंट सेम है और मास नंबर अलग है, जिनका द्रव्यमान अलग होता है, वो हमारे क्या होते हैं? समस्थानिक आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखो 1, ये देखो 1, ये क्या है? 1 ये आपका एटॉमिक नंबर है। देखो एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है, स्थान क्या है? तीनों का सेम है, और आपका एलिमेंट भी सेम है, बट जो इसका द्रव्यमान है वो अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। जिसका द्रव्यमान अलग हो वो क्या होते हैं? आपके आइसोटॉप्स। समस्थानिक जिनका स्थान सम होता है, सेम होता है, वो क्या होते हैं? हमारे समस्थानिक जिनका स्थान सेम हो, आइसोटॉप्स। जैसे कि कार्बन के 2 आइसोटॉप्स हैं, देखो 6C स्थान सेम है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो अलग है, 12 और 14, तो ये आपके क्या हो गए? समस्थानिक। जैसे कि आप क्लोरीन का ले लो, 17Cl35 और 17Cl37, जिनका स्थान समान है, ध्यान से सुन लो, जिनका स्थान समान है, ये स्थान, वो आपके क्या है? आइसोटॉप्स। समस्थानिक जिनका स्थान समान है, और जिनके स्थान जिनका स्थान समान है वो क्या है? समस्थानिक। और जिनका भार समान है, जिनका भार समान है वो क्या है? संभारिक। वो क्या है? संभारिक आइसोबार्स। भार मतलब द्रव्यमान, जिनका द्रव्यमान समान है, सेम मास नंबर,
डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक और तत्व समान नहीं है वो क्या होंगे हमारे समभारिक। जिनका भार समान है वो समभारिक, और जिनके स्थान समान है वो समस्थानिक, आइसोबार एंड आइसोटॉप्स। जैसे कि देखो ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है 18, लेकिन इन दोनों का द्रव्यमान सेम है, मास नंबर इनका क्या है सेम है। ऐसे ही निखिल को ले लो और आयरन को ले लो, निखिल का क्या है 26 है परमाणु क्रमांक और निखिल का 27 है, लेकिन इनके द्रव्यमान दोनों के सेम है, तो ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे संभारिक। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, जिनका भार समान है वो संभारिक आइसोबार्स, और जिनका स्थान समान है वो आइसोटॉप्स। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप पर आपको फ्री में ये नोट्स मिल जाएंगे। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल का नाम आप सब जानते हैं, टीचर्स अड्डा MP। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज तक के लिए हमारा इतना ही था वीडियो। चलिए, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।